लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए हम जो है सो कौन कौन से स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं, और वो स्टेप्स आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को उन्हीं स्टेप्स के आधार पर सॉल्व करते हैं ताकि आप और इसको समझ पाएँ, और आगे अपने स्टूडेंट्स को भी आपको इसको बताना है किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेट थ्योरी. That is, here is an example. You will see this example. So here there are three sets, and you have to make the union of these sets. So question is, define union of sets. If set A is 2 3 5, set B is 3 5 6, and set C is 4 6 8 9, then prove that A union B union C is equal to A union B union C. That is associative law of union of sets. You know this. So solution हमको निकालना है इसका, और कैसे निकालेंगे. स्टेप 1 क्या था हमारा? स्टेप 1 था हमारा प्रॉब्लम को लोकेट करना. व्हाट इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम को सही ढंग से लोकेट करना. तो स्टेप 1 में हम करते हैं कि आफ्टर सेलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स आर एबल टू डिफाइन in their own words what is the union of two sets. पूछा यही जा रहा है what is the union of sets. तो इन चीज़ों को पूरी तरीके से समझने के बाद बच्चे अब अपने वर्ड्स में यूनियन ऑफ सेट्स को डिफाइन कर पाएंगे. दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज आवर प्रॉब्लम. द सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set which contains all the members of the set A and all the members of the set B. It is expressed as A union B. Students are telling, and symbolically represented as A union B is equal to the set containing X such that X belongs to A and X belongs to B, or both. All of us know. But here it is the problem, and the student has located the problem like this. Step 2, and we have to prove. What to prove? We have to prove that A union B union C is equal to A union B union C. Left hand side is equal to right hand side. तो step 2 क्या होगा? After defining the problem in his own words, the child will analyze the given problem that how the problem can be solved. अब ये प्रॉब्लम हम लोगों ने उसको देख लिया कि दिस इज द प्रॉब्लम, उसको फॉर्मेट कर लिया, फॉर्मेशन हो गया. उसके बाद हम अब देखते हैं कि प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए. उस पर एक क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, क्रिटिकल एनालिसिस आएगा, और बच्चे उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या किया जाए, किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए. वो स्ट्रेटजी अपना बनाएंगे इसके लिए. स्टेप 3, आफ्टर एनालाइजिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रॉब्लम, he will be able to make hypothesis that first of all he should calculate the union of two sets B and C, and then the union of A and B union C. Thus, he will get the set A union B union C, and similarly A union B union C. This is the strategy of a student. We all of us know. हमेशा हम ऐसा ही करते हैं. प्रॉब्लम्स को हमने देखा A union B union C. तो हम पहले कोशिश करेंगे कि जो ब्रैकेट में है उसको पहले हम लोग बनाएं. उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से हम यूनियन करते हैं A का, और इसी तरीके से फिर राइट हैंड साइड को भी हम देखते हैं. तो हमारा स्ट्रेटजी ऐसे ही बनता है. तो बच्चों ने देखा, उन्होंने एनालाइज किया पूरे सिस्टम को, और सारे पॉसिबिलिटीज को चेक किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकते हैं, और फिर हम जो है सो उस पॉसिबिलिटी पे विचार करके अपना एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए. सो हमने बनाया, बच्चों ने बनाया. स्टेप 4. अब स्टेप 4 में जो है सो हमको जो करना है वो ये है कि अब आप जो है सो काम करने के लिए आ जाइए. आप डेटा को इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करके उस पर काम करना शुरू कर दीजिए. एनालिसिस ऑफ डेटा. तो हम लोग जहाँ से यहाँ पर वो करना शुरू किए कि ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा द चाइल्ड विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज फॉलोज. यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसे होगा कि A और B और C जो हमारे पास दिया हुआ है वो है. फिर हम लोग B यूनियन C, हमारा जो स्ट्रेटेजी सेट हुआ उसमें क्या हुआ कि हम लोग पहले B यूनियन C निकालेंगे. तो B यूनियन C निकाले, वो आ गया 3 4 सेट कंटेनिंग 3 4 5 6 8 9. इसके बाद आता है फिर हम लोग, हमारी स्ट्रेटेजी थी कि हम लोग जो है A से यूनियन कर देंगे इसका.
तो ए से यूनियन किया किसका, सेट बी यूनियन सी का। सेट बी यूनियन सी को जब यूनियन किया, दैट इज सेट 2 3 5 यूनियन सेट 3 4 5 6 8 9। जब इसको हम लोगों ने किया तो ये आ गया हमारा सेट 2 3 4 5 6 8 9। ये कैसे आया, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट फिर हम निकालते हैं इसके बाद ए यूनियन बी निकालेंगे और उसके बाद फिर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे, जैसे कि हमने पहले निकाला। फिर हमारे पास जो सेट आएगा वो क्या आएगा, हम लोग निकाल सकते हैं इसको। आप देखेंगे कि ये निकलेगा सेट कंटेनिंग 2 3 4 5 6 8 9। तो दिस इज सिमिलर टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो वी कैन से दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो दिस इज, हम लोग एक सॉल्यूशन तक आ गए। दिस इज द कंक्लूजन। यहाँ आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम द स्टूडेंट विल एनालाइज दिस रिजल्ट। ये स्टेप 5 है। After solving the problem, the student will analyze the result on the basis of given data and verify the hypothesis whether A union B union C is equal to A union B union C or not. इसमें जो है सो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि A union B union C is equal to is the set containing 2 3 4 5 6 8 9। दूसरा हम लोगों ने बनाया A union B union C is the set 2 3 4 5 6 8 9। अब स्टेप 5 में हम ये करेंगे कि हम देखना चाहेंगे कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, और हम जब देखते हैं तो हम पा रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। तो हम इसमें स्टेप 5 में ये चेक करते हैं कि दोनों बराबर हैं कि कई बार अगर बराबर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ये बराबर नहीं है और हमारा हाइपोथेसिस यहीं पर खत्म हो जाता है। तो स्टेप 6 इसके बाद जो आएगा वो आएगा कि आफ्टर टेस्टिंग एंड वेरीफाइंग हिज हाइपोथेसिस द स्टूडेंट विल बी एबल टू कंक्लूड दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। वो जो है सो वेरीफाई कर लिया और उसका हाइपोथेसिस यहाँ पे जो है सो जो स्टैंड कर गया, वो ट्रू है और वो बराबर आ गया। स्टेप 7 में इसके बाद इसको हम एक डिफरेंट सिचुएशन में लेके जाते हैं और एक डिफरेंट ए बी एंड सी का सेट लेते हैं और उससे हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम जो है सो सेम चीज को प्रूव करने करें। फिर सेम चीज को उससे प्रूव करते हैं, अगर वो सही है फिर वही सेम रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि अब ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, जिसको हम जानते हैं। तो अगर किसी डिफरेंट सिचुएशन में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें कि ए बी एंड सी का सेट ऐसा हो जिसमें कि दोनों बराबर नहीं आए, तो हम कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस स्टैंड नहीं किया और वहीं पर वो खत्म हो गया। और इसके साथ क्या होगा कि हमारा ये फॉर्मूला नहीं रहता। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें कि हम ये कह सकें कि ये फॉर्मूला हमारा नहीं है, क्योंकि ए बी एंड सी का कोई भी सेट आप ले लीजिए, ये रिजल्ट हमेशा ट्रू होता है। तो इस आधार पे हम कहते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स एक लॉ है, जैसे कि हम लॉ कह रहे हैं, और ये हमेशा हमेशा ट्रू है। तो ये तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दीज आर द 7 स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो हमेशा क्लास में या जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं बच्चों को तो स्टेप वाइज कराएं, ताकि बच्चे स्टेप वाइज करना सीखें और जब भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें, चाहे वो लाइफ का प्रॉब्लम हो या फिर मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको इन स्टेप्स के आधार पर ही वो करना सीखें। और सेम चीज हम जब इस्तेमाल करते हैं वो होता है एनालिटिक मेथड में, जैसे कि बताया था। एनालिटिक मेथड में भी हम स्टेप वाइज काम करते हैं और उसमें जो है सो इसी तरीके से एनालाइज करके हम चीज़ों को जो है सो काम करते हैं। तो जब कोई नई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करवाते हैं तो व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू फाइंड आउट, एंड फिर डेटा इकट्ठा करते हैं और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप कनेक्टिविटी बनाइए। वो क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पे सारे सिचुएशंस को रीड करके वो जो है सो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपना, और उस आधार पर फिर जो सोल्यूशन को सॉल्व कर निकालते हैं। तो दिस इज द ये तरीका है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। थैंक यू।